गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स आपका सेकेंड चैप्टर था, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था। तो इसमें जो सबसे छोटा क्वेश्चन है, जो दो मार्क्स या वन मार्क्स में पूछेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछेगा डिफाइन फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या पूछेगा? फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या होता है? याद है गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाया था मैंने, है ना। तो कहता है कि फ्री एनर्जी, या फिर आप उसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, कहता है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू परफॉर्म यूजफुल वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फ्री एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है किसके लिए, किसी भी सिस्टम या किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जो अमाउंट होती है उसका फुलफिल होना। ठीक है, साथ में कहता है किस टाइप, मतलब कि कैसे फुलफिल होगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जो आप मतलब कि एनर्जी जो वो रहेगा जिसमें वर्क आपका हो रहा है, काम आपका हो रहा है, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर पे होगा। उस एनर्जी के वजह से आपका टेम्परेचर अप डाउन नहीं होना चाहिए, आपका प्रेशर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और, ठीक है, जो एनर्जी मतलब एनर्जी जो अवेलेबल होता है किसके लिए, किसी भी वर्क के लिए या वर्क को यूजफुल करने के लिए। ठीक है, तो वो होगा किसमें, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कहता है कि डेल्टा जी आपका फ्री मतलब कि एनर्जी में जो चेंज होगा, ठीक है, डेल्टा एच आपका इंथैल्पी चेंज हो गया, और टी आपका टेम्परेचर हो गया, और एस आपका एंट्रोपी चेंज हो गया। एक एंथैल्पी था, एक एंट्रोपी था ना। कहता है इसका सिग्निफिकेंस यूज किस में होता है, तो जो आपका डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का, बताओ। लेस देन है, ठीक है। तो जो आपका डेल्टा जी जो होता है वो किसके किससे कम होता है, मतलब कि कह सकते हो जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है वो आपका जीरो के आसपास होता है। क्या होता है, जीरो। फिर आपका कहता है कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है, ये एक था एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक था आपका एंडो क्या था, एंडरगोनिक रिएक्शन, है ना। तो कहता है कि आपका डेल्टा जी जो आपका ये होगा उसमें क्या होगा, एंडरगोनिक मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, कहता है कि जो आपका मतलब मेनली जो फ्री एनर्जी होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, या तो वो एक्सर्गोनिक होगा या तो वो है ना। तो एक एंडरगोनिक होगा जो आपका इंटरनल वाला होगा, और एक्सर्गोनिक होगा जिसमें बाहर से एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है ना। तो उसमें आपका है, उसके बाद डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहता है कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो इतना इतना मत लिखना, या तो क्या करना, सिर्फ फ्री एनर्जी को डिफाइन करना और उसका फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, बस। उसके बाद है एक्सप्लेन एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो एंडरगोनिक रिएक्शन और एक्सर्गोनिक क्या होता है, एंडरगोनिक जो होता है वो एनर्जी रिक्वायर करता है इनपुट, मतलब कि उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेल्टा जी जो इसमें होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, एक्सर्गोनिक में हो गया, ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसमें चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव होगा, और रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हो गया एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अब देखो एटीपी के स्ट्रक्चर सबसे सिंपल, एडिनिन राइबोस शुगर और फास्फोरस ग्रुप, बन गया एटीपी का स्ट्रक्चर। तो एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट होता है एडिनिन राइबोस शुगर और आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉस्फेट का ग्रुप, और यहाँ पे आपने अटैच कर दिया CH2 के साथ राइबोस शुगर, और यहाँ पे नाइट्रो क्या कहते हैं कि H के साथ हमने ऊपर की तरफ क्या अटैच किया, एडिनिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइबोस शुगर में आप शुगर का क्या कहते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, या फ्रूक्ट जिसका भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया क्या, लेकिन एटीपी का स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या रहेगा, एडिनिन राइबोस शुगर और साथ में फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, अब कहते हैं कि व्हाट आर एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं, तो एनर्जी रिच कंपाउंड का मतलब क्या हुआ,
ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है, एनर्जी प्रेजेंट होता है, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। अब देखो एनर्जी सब में होता है, लेकिन रिच होने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो कहता है कि अब उसी का एग्जांपल भी पूछा, कहता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स दैट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, फ्री एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री एनर्जी ये आपको देता है, ठीक है। कहता है कि लगभग कितना 7 कैलोरी पर मोल और 30.5 के जूल पर मोल। या तो आप अगर आप कैलोरी में नापोगे तो 7 हो जाएगा, जूल में नापोगे तो आप इस लगभग 30.5 के आसपास होगा, ठीक है। फिर कहता है कि कब होता है, ये आपको कब प्रोवाइड करेगा, जब ये हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पूछा है किसका, एनर्जी रिच कंपाउंड का। तो सबसे पहले तो एटीपी हो गया, उसके बाद आपका जीटीपी हो गया, उसके बाद आपका क्रिएटिन फॉस्फेट हो गया, फिर आपका पीईपी हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर आपका हो गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये सारे कंपाउंड किसके एग्जाम्पल हो गए, एनर्जी रिच कंपाउंड के, जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक, ठीक है। सिंपल सी बात है, एंडरगोनिक जो होगा वो क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर करेगा, एक्सर्गोनिक नहीं करेगा, उसके पास वो एनर्जी रिलीज करेगा। एंडरगोनिक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और एक्सर्गोनिक के पास निगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद एक जो एंडरगोनिक है वो आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और एक्सर्गोनिक स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद कहते हैं प्रोडक्ट है मोर एनर्जी, जो एंडरगोनिक जो होगा उसके पास एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एनर्जी को रिक्वायर मतलब कि रिलीज नहीं करता, वो जमा करता है, तो इसीलिए उसके पास क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसके पास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, उसका एग्जाम्पल हो गया एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब है डिस्कस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी, ठीक है, कि एटीपी का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है किसके लिए होता है, एनर्जी के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कहता है एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे सेल आपके लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है ना, वैसे ही एटीपी सेल का क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। कौन सा, करेंसी यूनिट, मतलब कि सेल को जो एनर्जी मिलता है वो एटीपी से ही मिलता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो मेनली सबसे पहले सप्लाई एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गए उसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, है ना, और ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा कहता है पावर मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन जो होता है उसमें ये क्या करेगा, उसको उस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर कहता है रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की इंपॉर्टेंस होती है, जरूरत होती है, ठीक है। कहते हैं नीडेड फॉर प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड लिपिड और प्रोटीन को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। फिर कहता है सपोर्ट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी, जिसको आप क्या बोलते हो, सीएमपी, ठीक है। तो जैसे आपका एटीपी था, है ना, वैसे ही आपका क्या है, सीएमपी, ठीक है। तो सीएमपी क्या हो गया आपका, सीएमपी, सी का मतलब वहां पे सिर्फ खाली हो जाएगा साइक्लिक, वो किस फॉर्म में रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, इसीलिए वहां पे क्या लग जाता है, सीएम, ठीक है। ये जो सी है वो किसको डिनोट करता है, साइक्लिक को, ठीक है। तो कहते हैं सीएमपी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो उसमें कहते हैं कि इज अ सेकेंड मैसेंजर फॉर्म्ड फ्रॉम एटीपी बाय एडिनाइल लेट साइक्लेज, कहता है कि ये जो सेकेंड मैसेंजर होता है जो कि कहां से मिलता है आपको, एटीपी से, ठीक है। कहता है कि फंक्शन क्या होता है इसका, मेडिएट हार्मोन एक्शन, जितने भी और हार्मोनल एक्शन होता है उसके लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीएमपी। उसके बाद एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए, मतलब कि जो आपका एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। फिर करता है रेगुलेट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जितना भी ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होगा उन सभी को ये रेगुलेट करेगा। कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करेगा, और सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होगा कौन, सीएमपी, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हाट इज रिडॉक्स पोटेंशियल, एक बात याद रखना, रिडॉक्स पोटेंशियल चाहे तुम्हें जहां भी पूछे, जिस वे में पूछेगा, लेकिन पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल चाहे तुम्हें 5 नंबर में पूछे, चाहे तुम्हें 2 नंबर में पूछे, 1 नंबर में पूछे, पूछेगा, ठीक है।
तो रिडॉक्स पोटेंशियल और इसका इंपॉर्टेंस पूछा है, ठीक है, सिग्निफिकेंस पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, सब जो तुम इन्हें इंपॉर्टेंस लिखा है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो तुमने पढ़ा है वही यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो कहता है रिडॉक्स पोटेंशियल, जिसको आप एंगस्ट्रॉन से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो कहता है कि रिडॉक्स पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखो रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स यहाँ हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बना रिडॉक्स, और पोटेंशियल क्या हो गया, उनका क्षमता, उनकी मतलब एबिलिटी है ना। तो वही कहता है कि एक टेंडेंसी होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन और लॉस होता है, कब, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब ही यही हुआ कि जब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जिस टेंडेंसी से, मतलब जिस तेजी से, जिस रफ्तार से, जिस पोटेंशियल से वो गेन और लूज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, कि किस क्षमता से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और लूज कर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या है, तो डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है उस चीज को ये बताता है आपको। फिर इसेंशियल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किसमें इंपॉर्टेंट होता है ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। उसके बाद कहता है आपका हेल्प्स एटीपी सिंथेसिस, एटीपी के सिंथेसिस में भी आपका रिडॉक्स पोटेंशियल यूज होता है। उसके बाद इंडिकेट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ कंपाउंड, किसी भी मतलब कि कंपाउंड में जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है उसको ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 9, व्हाट हार्मोन्स एक्ट थ्रू सीएमपी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो था तुम्हारे सिलेबस में तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट अगर मान लो कि पूछा अगर सीएमपी से गया तो ये भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें डाल दिया मैंने, कहता है कि कौन सा हार्मोन है जो एक्ट करता है सीएमपी के थ्रू, ठीक है। तो कहता है कि हार्मोन दैट एक्ट थ्रू सीएमपी इंक्लूड ग्लूकागोन, एड्रिनलिन और एसीटीएच, क्या, तो ये सारे तीनों जो हार्मोन्स हैं वो आपका एक्ट करता है किस पे, सीएमपी पे, ठीक है। उसके बाद है आपका और भी हार्मोन है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल, है ना सारे। उसके बाद आपका एलएच हो गया, पीटीएच हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया और एडीएच हो गया, ठीक है। अगर मान लो इन सभी में से 2-3 भी याद रहेगा, एलएसएच एफएसएच भी याद रखोगे, 4-5 याद कर लेना वही बहुत है, ठीक है, अगर पूछा तो। उसके बाद गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडरगोनिक रिएक्शन, इसने एक एंडरगोनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है। तो सबसे पहले कहता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इसका एग्जाम्पल था, तो कहता है कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस अगर होगा, प्रोटीन अगर तुमने शुरू किया तो उसमें अमीनो एसिड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का जब सिंथेसिस होगा तो अमीनो एसिड जाके जुड़ जाएगा उससे, किसके हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से, ठीक है। फिर कहता है दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड जीटीपी। अब ये जो अटैच हो रहा है अमीनो एसिड, तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी किससे लेगा, एटीपी से लेगा या जीटीपी से लेगा, ठीक है। कहता है कि एंड मेकिंग इट एन एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक को क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे अदर एग्जाम्पल दिया है फोटोसिंथेसिस में। अब प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये उसकी क्या हो गए, रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर हो गया आपका डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस में भी सेम होगा, प्रोटीन और अमीनो एसिड यूटिलाइज वहां भी होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इसमें भी आपका यूज होगा किसका, हाँ एंडर, क्योंकि जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो रिएक्शन क्या आ जाएगा, एंडरगोनिक, और जहां पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एक्सर्गोनिक, ठीक है। अब है डिफाइन द फॉलोइंग फॉलोइंग, अब इसमें से बोला है टर्म आपको डिफाइन करने के लिए, जैसे इंथैल्पी हो गया, तो इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर ये ना, प्रेशर पे जितना हीट आपका क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। अब इंथैल्पी में जो आपका होता है डेल्टा एच, जो आपका होता है वो आपका डिनोट करता है किसका, अगर ग्रेटर हुआ, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का है ना, लेस का है, ये ग्रेटर का साइन होगा,
ग्रेटर का है या लेसर का? चलो तुम लोग बोलते तो मैं मान लेती हूँ, हम खुद कंफ्यूज हो जाते तुम लोग के चक्कर में। तो मान लो अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो अगर हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, हीट रिलीज हो गया तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, ठीक है। उसके बाद देखो इसी में एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक में ही था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में भी आपका जो था, एक था हीट को रिलीज करता था, एक था जो हीट को एब्जॉर्ब करता था। तो जो आपका एक्सोथर्मिक होगा वो हीट को रिलीज करेगा, और जो एंडोथर्मिक है वो आपके हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एंट्रोपी हो गया, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन अ सिस्टम, ठीक है। किसी भी मतलब कि जो आपके सिस्टम होते हैं उनमें जितने भी रैंडमनेस का मतलब क्या, फॉल्ट जितने भी होंगे या डिसऑर्डर, कमियां जितनी होगी, वो सभी को मेजर कौन करेगा, एंट्रोपी, ठीक है। तो कहते हैं हायर एंट्रोपी ग्रेटर डिसऑर्डर, जितना ज्यादा एंट्रोपी होगा डिसऑर्डर का रेट उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम एंट्रोपी होगा उतना ही आपका क्या होगा, मोर ऑर्डर, मतलब प्रॉपरली वो क्या होगा, ऑर्डर में होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एनर्जी रिच कंपाउंड एंड क्लासिफिकेशन। तो एनर्जी रिच कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, कि कंपाउंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे जो कंपाउंड बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं। अब कंपाउंड क्या हो गया, जैसे मान लो कोई खाना ही हो गया है ना, कोई फ्रूट्स हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी होगा, ठीक है। अब जैसे शुगर है, चीनी है, कहता है ना कि अगर इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए तो हम क्या ले लेते हैं, शुगर, है ना। तो इस तरीके से जो चीजें आती है, खाना आता है, फ्रूट्स आता है, वो सभी किस में आ जाएंगे, हाई एनर्जी रिच कंपाउंड में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन पूछा है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड, जितने भी एनर्जी मतलब फॉस्फेट कंपाउंड जो है उनका। तो फॉस्फेट कंपाउंड में आपका एटीपी, जीटीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट और पीईपी, ये सारे आ गए किसमें, फॉस्फेट रिच वाले में। अब हाई रिच थायोस्टर, थायोस्टर में आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है, ये हो गया। अब है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होता है, एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट रिलीज फ्री एनर्जी एंड अकर्स स्पॉन्टेनियसली। ये क्या करता है, फ्री एनर्जी को रिलीज करता है। उसके बाद इसमें कहता है सीएमपी इज द सेकेंड मैसेंजर। सीएमपी क्या होता है आपका, सेकेंड मैसेंजर। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एटीपी हाइड्रोलिसिस इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद है आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी सेम चीज पूछा गया, जैसे डिस्कस एनर्जी रिच कंपाउंड एंड रिडॉक्स पोटेंशियल। यहाँ पे क्या किया, इसने दो चीजों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। एक रिडॉक्स पोटेंशियल कि इलेक्ट्रॉन जो है और इलेक्ट्रॉन का जो रिडक्शन हो रहा है, लूज और गेन हो रहा है, वो किस पोटेंशियल से हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका पूछ रहा है एनर्जी रिच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिनकी पास एनर्जी का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो जैसे लगभग कितना 7.3 7 कैलोरी पर मोल, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एग्जाम्पल में तो आपने देखा ही था, एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, क्रिएटिन फॉस्फेट हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हो गया जिसको आप पीईपी बोलते हो। उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट हो गया और एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया। फंक्शन पूछा तो स्टोर एंड ट्रांसफर एनर्जी, स्टोर भी करता है, ट्रांसफर भी करता है। ड्राइव एंडरगोनिक रिएक्शन क्या करता है, एंडरगोनिक रिएक्शन को ड्राइव करता है। एंडरगोनिक रिएक्शन क्या था, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद मसल कॉन्ट्रेक्शन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल, उसके बाद बोला क्या क्या बोला, हाँ एग्जाम्पल पूछा है, तो जैसे एटीपी से कन्वर्ट हुआ किसमें, एडीपी में, और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आपका, ठीक है। रिडॉक्स पोटेंशियल पता है कि किस टेंडेंसी से या किस पोटेंशियल से वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर इसमें बोला है कि एटीपी क्या होता है, तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्रिएटिन फॉस्फेट इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज डिपेंड ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट और मतलब कि लॉस और गेन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिडॉक्स पोटेंशियल पे। हार्मोन्स लाइक ग्लूकागोन एंड एड्रेनालिन एक्ट थ्रू सीएमपी, ठीक है। उसके बाद है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें भी सब में आपका किस क्या आ जाता है, सीएमपी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल आपने पढ़ ही लिया है ना कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद कहता है कि राइट नोट्स ऑन एनर्जी रिच कंपाउंड। सेम वही क्वेश्चन है कि एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होता है। तो जो भी कंपाउंड्स के पास क्या होता है, ज्यादा एनर्जी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लगभग 7 कैलोरी से ज्यादा एनर्जी होता है, वो क्या होता है आपका एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, तो कंटेन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड।
जो आपके हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, जो कंटेन होता है करता है ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज हाईली निगेटिव होगा, ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप टू द अदर मॉलिक्यूल। जो ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं, देखो फॉस्फोरस ग्रुप अगर प्रेजेंट है एनर्जी रिच कंपाउंड जो है उसमें क्लासिफिकेशन भी आया था एनर्जी रिच फॉस्फोरस कंपाउंड, है ना। तो उसमें आप सॉरी फॉस्फोरस नहीं फॉस्फेट कंपाउंड, ठीक है। तो फॉस्फेट कंपाउंड आपका आया था, तो इसीलिए यहाँ पे फॉस्फेट बोला कि हाई एनर्जी रिच जो बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के वो सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं क्लासिफिकेशन, तो हाई एनर्जी रिच फॉस्फेट आपका देख ही लिया था आपने, हाई एनर्जी थायोस्टर हो गया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में वही हो गया एनर्जी का इमीडिएट मतलब तुरंत एनर्जी देगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल सिग्नलिंग, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो सेम वही हो गया कि एटीपी का काम एनर्जी करेंसी, जीटीपी का काम प्रोटीन सिंथेसिस, क्रिएटिन फॉस्फेट का काम मसल एनर्जी रिजर्व और पीईपी का काम ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। फिर पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था, तो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट गिब्स वाला था ना। तो कहता है कि फ्री एनर्जी जिसको आप गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हो इज द एनर्जी अवेलेबल टू परफॉर्म यूजफुल वर्क अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, ये ऐसा एनर्जी होता है जो तैयार होता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब कहता है कि डेल्टा जी फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी और टी हो गया आपका टेम्परेचर। टाइप्स हो गया तो एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक, तो एक्सर्गोनिक में हो गया आपका नेगेटिव रिलीज एनर्जी स्पॉन्टेनियस, एंडरगोनिक पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस और रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात वही हो गया, प्रिडिक्ट, रिएक्शन, फिजिबिलिटी और उसके बाद कपल किसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी होंगे उन सभी में यूज होगा, एक्सप्लेन एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल, सेम वही हो गया कि क्या करेगा ये साइक्लिक एएमपी इज अ सेकेंड मैसेंजर फॉर्म्ड फ्रॉम एटीपी बाय एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले हार्मोन से ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा, एंजाइम यूज करेगा एडिनाइलेट साइक्लेस, उससे बनेगा आपका एटीपी, एटीपी से बनेगा आपका सीएमपी, सीएमपी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन काइनेस ए में और उसके बाद ये सेलुलर रिस्पॉन्स अपना शो करेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है कौन, सीएमपी, ठीक है। सीएमपी का फॉर्मेशन एटीपी से होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होने के लिए पहले क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेस यूज होगा, एंजाइम से ही तो फॉर्मेशन होगा ना, तो इसलिए बोला है कि एटीपी से फॉर्मेशन होता है साइक्लिक एएमपी का, बट एंजाइम कौन सा होता है, एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बता सकते हो। उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, मतलब कि ट्रांसमिट हार्मोन सिग्नल इनसाइड सेल, सेल के अंदर क्या करता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है। दूसरा है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह में ये यूज होगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए कंट्रोल क्या करेगा, अब ये क्या है, एंजाइम है ना, तो ये क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है, सीएमपी। उसके बाद है हार्मोनल एक्शन, तो एक्ट इन रिस्पॉन्स टू, जितने भी आपके हार्मोनल एक्शन होंगे अब उसमें से जितने भी हार्मोन्स आ जाएंगे, चाहे एफएसएच हो गया, टीएसएच हो गया या फिर आपका ग्लूकागोन हो गया, एड्रिनलिन हो गया, एलएच हो गया, पीटीएच हो गया, ठीक है। तो ये सारे में ये क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। फिर कहता है जीन रेगुलेशन में भी इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे, तो कंट्रोल जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद है वेरियस एनर्जी रिच कंपाउंड, तो वेरियस एनर्जी रिच कंपाउंड आपने पढ़ा ही है, इसका एग्जांपल आपको पता ही है, ठीक है, और फंक्शन आपको पता ही है, बायोसिंथेसिस, एनर्जी ट्रांसफर, मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी देखो एक चीज याद रखना कि बायो जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड हो गए उसमें कहीं भी पैसिव अभी तक पैसिव ट्रांसपोर्ट आया है, नहीं है, तो इसका मतलब वो किसमें आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, सेम होगा एटीपी और सीएमपी का, ठीक है। एटीपी आपका सेल का एनर्जी करेंसी होता है और काम क्या होगा, मसल कंट्रक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, नर्व इंपल्स कंडक्शन या हाँ कंडक्शन और सेल डिवीजन, ठीक है। सेल सिग्नलिंग वगैरह भी डाल देना अगर बढ़ाना हो तो, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सीएमपी का, तो हार्मोन एक्शन ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और सेल को सिग्नलिंग में हेल्प। डिफरेंस वही हो गया कि एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है और वो सेकेंड मैसेंजर है।
ये एटीपी क्या करता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है और उसमें साइक्लिक फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसका नाम ही है सीएमपी, है ना। फिर आपका स्टोर एनर्जी करता है और वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये यूज होता है मेटाबॉलिज्म में और वो होता है आपका जितने भी हार्मोनल एक्शन होंगे उसमें। उसके बाद आपका डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम विद स्पेशल रेफरेंस टू एलोस्टोरिक रेगुलेशन अलोंग द फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। कहता है कि एक तुमने पढ़ा था एंजाइम वाले में एलोस्टेरिक साइट पढ़ा था ना, एक था एक्टिव साइट, दूसरा था एलोस्टेरिक साइट, है ना। तो एलोस्टेरिक साइट था क्या, जो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हुआ, है ना, जो सबस्ट्रेट वो कहाँ जाके बाइंड होता है, एलोस्टेरिक साइट पे, ठीक है। तो वही चीज ये पूछ रहा है कि एंजाइम रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कंट्रोल टू रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे अकॉर्डिंग टू द बॉडी। एंजाइम का काम क्या होता है, जितने भी आपके बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस है उन सभी को एंजाइम क्या करता है, कंट्रोल करता है, ताकि वो जो आपका बॉडी है, मतलब जो आपका बॉडी का फंक्शन है वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। यही काम होता है किसका, एंजाइम का। तो मेनली एंजाइम क्या करता है, रेगुलेट करता है, ताकि जो आपके बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं या रिएक्शन हो रहे हैं मेटाबॉलिक, वो सारे क्या हो, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। कहता है ना कि एंजाइम प्रोसेस बाय विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कंट्रोल्ड टू रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे अकॉर्डिंग टू द बॉडीज नीड। जितनी बॉडी की जरूरत होगी उसी हिसाब से एंजाइमेटिक एक्शन होगा, ठीक है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या कंट्रोल करता है, तो ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, तो बाय द बाइंडिंग ऑफ एन इफेक्टर मॉलिक्यूल, जिसको आप एक्टिवेटर और इनहिबिटर, मतलब जो हम सबस्ट्रेट मान के चलते हैं, ठीक है। कहता है कि नहीं, एक्टिवेटर और इनहिबिटर कुछ और था, याद है ना। एक क्या करता है, जो एक्टिवेट कर देता है उसको एक्टिवेटर करता है, इनहिबिटर कहता है, ठीक है। कहता है एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो मेनली सबस्ट्रेट होता है वो कहाँ बाइंड होता है, एक्टिव साइट पे, ठीक है। ये कहता है कि ये एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कैसे, तो बाय बाइंडिंग इफेक्टर मॉलिक्यूल एट साइट अदर देन द एक्टिव साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। तो जो एलोस्टेरिक साइट पे एंजाइम क्या होगा, बाइंड होगा, उसको वो रेगुलेट करेगा, कौन, एलोस्टेरिक एंजाइम। अब मैकेनिज्म क्या है, तो एंजाइम कंटेन्स 2 साइट, एंजाइम के पास 2 साइट होता है, मैंने बताया था आपको, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट बाइंड करता है सबस्ट्रेट को और एलोस्टेरिक साइट बाइंड करता है रेगुलेटर को। रेगुलेटर में क्या आ गया आपका, इनहिबिटर और एक्टिवेटर, है ना। क्योंकि सबस्ट्रेट तो बाइंड हो जाते हैं किस पे जाके, एंजाइम जो आपके एक्टिव साइट होते हैं, ठीक है। जो बचे हुए इनहिबिटर्स होते हैं और एक्टिवेटर होते हैं वो कहाँ बाइंड होते हैं, एलोस्टेरिक है, क्या बाइंडिंग चेंज द एंजाइम्स शेप। अब क्या होता है, एलोस्टेरिक वाले में क्या होता है कि जो आपका बाइंडिंग होता है जब, तो वो अपना एंजाइम शेप क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। जो आपने पढ़ा भी था लॉक एंड की वाला, है ना। उसके बाद है दिस इंक्रीज और डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। अब जो वो शेप वगैरह जो चेंज होगा उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ ही जाएगी, ऐसा भी नहीं हमेशा घट ही जाएगी, ठीक है। टाइप्स, तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एक्टिवेटर क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और इनहिबिटर का काम ही है डिक्रीज करना, ठीक है। फिर आपका एग्जांपल, तो इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हो गया, और जैसे कि आपका इन ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो आपका एक एलोस्टेरिक एंजाइम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, कौन सा फैक्टर करेगा, टेम्परेचर सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर जो है हर एक अपना, सबका अपने अपने एक बॉडी का टेम्परेचर सहने का एक क्षमता होता है ना, उससे ज्यादा होगा तो आप उसको सह नहीं पाओगे। तो वैसे ही एंजाइम का भी है, एंजाइम अगर मान लो कि कहते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब कि अगर मान लो कि 37 डिग्री जो कि ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं उनका टेम्परेचर होता है, अगर उसको क्रॉस कर जाएगा तो आपका एंजाइम का एक्टिविटी खराब हो जाएगा, ठीक है, अफेक्ट हो जाएगा। हायर टेम्परेचर डिनेचर एंजाइम, वो क्या करेगा, एंजाइम को खराब करेगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कम करेगा। पीएच, ठीक है, पीएच का काम क्या होता है, वो भी कि उसका जो एंजाइम का पीएच होना चाहिए वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लो पेप्सिन का अगर पीएच 2 है तो 2 ही होना चाहिए, ट्रिप्सिन का अगर पीएच 8 है तो 8 ही होना चाहिए। अगर इससे बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाएगी। एंजाइम कंसंट्रेशन, अब एंजाइम कंसंट्रेशन भी क्या करता है,
अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और एंजाइम कम हो तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, है ना। तो कहता है कि इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज रिएक्शन रेट इफ सबस्ट्रेट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये जितना मतलब आपको कहता है कि अगर इंक्रीज होता है एंजाइम का कंसंट्रेशन तो रिएक्शन का रेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर सबस्ट्रेट आपका क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो जितने ज्यादा अमाउंट एंजाइम्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड होगा, और सबस्ट्रेट अगर बाइंड होगा तो रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा फास्ट। फिर कहता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जस्ट वहीं से ले लो कि जहां एंजाइम था आप क्या आ जाएगा, सबस्ट्रेट आ जाएगा। तो क्या कहता है, रिएक्शन रेट इंक्रीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद सैचुरेशन। जैसे ही सबस्ट्रेट आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो उसके साथ साथ जितना ज्यादा बाइंड होगा उतना ज्यादा उसका रिएक्शन रेट बढ़ेगा, ठीक है। फिर कहता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब अगर एंजाइम ज्यादा है, सबस्ट्रेट ज्यादा है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा ही बनेगा। तो कहता है कि एक्सेस प्रोडक्ट इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी। अगर मान लो अब यहाँ पे क्या कहता है कि जब एक सबस्ट्रेट बाइंड होता है ना, एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम साइट में बाइंड होता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट कितना बनाएगा, वो एक ही बनाएगा, ठीक है, दो बनाएगा। अगर ज्यादा बनाने लगा तो उसके वजह से क्या होगा कि एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि जिसको आप फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हो, ठीक है। कहता है कि को फैक्टर एंड को एंजाइम, तो जैसे मेटल आयन हो गया, मैग्नीशियम, जिंक एंड को एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेनी एंजाइम। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके फंक्शन के लिए को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इनहिबिटर्स, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं, और जो आपका नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो आपका कहाँ जाके बाइंड होंगे, इनहिबिटर बाइंड एल्सवेयर। तो एल्सवेयर कहाँ होगा, एक्टिव साइट के अलावा कहाँ होगा, है ना। और क्या करेगा, वो एक्टिविटी भी क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि इनहिबिटर का काम ही क्या है, एक्टिविटी को कम करना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद था आपका एक्सप्लेन हाई, से वही हो गया हाई एनर्जी फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में आपका जो एग्जाम्पल था जीटीपी, एटीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट, यही सब था, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हाई एनर्जी फॉस्फेट वाला बॉन्ड होगा इसके पास, एनर्जी को रिलीज करेगा हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, और अंडरगोनिक रिएक्शन इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका फंक्शन की बात करें तो सेम एनर्जी ट्रांसफर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में। अगर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है तो अमीनो एसिड भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेल सिग्नलिंग में, ठीक है। फिर रिडॉक्स पोटेंशियल आ गया, सेम क्वेश्चन कि रिडॉक्स पोटेंशियल तो पढ़ा था ना अभी, क्या होता है, क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, हाँ, किस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करता है, ठीक है। उसके बाद सेम वही है कि एनर्जी रिच कंपाउंड को फिर से इसने बोला है, सेम वही चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो इंथैल्पी आपको पता है कि इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है आपका हीट कंटेंट, एंट्रोपी आपका क्या होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, और फ्री एनर्जी होता है आपका मतलब कि एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, ठीक है। तो यही हुआ तीनों का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद कंडीशन कहता है तो जो आपका डेल्टा जी है, डेल्टा जी आपका क्या हो गया, अगर मान लो कि वो लेस देन तो वो क्या हो जाएगा एक्सर्गोनिक, मोर देन है तो एंडरगोनिक, और आपका इक्वल टू है तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद है गिव द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये भी पढ़ चुके हो। व्हाट इज फ्री एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, एटीपी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए आरएनए सिंथेसिस, नर्व्स इंपल्स ट्रांसमिशन, सेल डिवीजन और हीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद पूछा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज एन एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता दोगे, एडिनिन, राइबोज शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब कहता है कि एडिनिन आपका राइबोज और फॉस्फेट ग्रुप मिलके किसका स्ट्रक्चर बनता है, एटीपी का। एनर्जी रिच नेचर की बात करें तो 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड आर हाई एनर्जी रिच, यहाँ पे फॉस्फोरस का फॉस्फेट का बॉन्ड है, और फॉस्फेट का बॉन्ड क्या होता है एनर्जी में ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी रिलीज
30.5 के जूल मोल, मतलब कि अगर मान लो जब एटीपी क्या करता है, हाइड्रोलिसिस जब होता है तो उसमें लगभग 7.3 कैलोरी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। फंक्शन वही सेम हो जाएगा। उसके बाद डिटेल पूछा है रिडॉक्स पोटेंशियल का, तो रिडॉक्स पोटेंशियल में देख ही लिए थे कि रिडॉक्स पोटेंशियल में क्या होता है कि किस टेंडेंसी से वो यूज करता है, गेन करता है। और यूनिट का बात करें तो इसको आप वोल्ट या फिर मिली वोल्ट में मेजर कर सकते हैं किसको, रिडॉक्स पोटेंशियल को। और इक्वेशन की बात करें तो डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ डेल्टा ई, ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एटीपी के सिंथेसिस में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में और एनर्जी प्रोडक्शन में। उसके बाद सीएमपी और एटीपी फिर से आया, तो सीएमपी और एटीपी के बारे में बता ही दिया था मैंने। एंथैल्पी और क्या कहते हैं एंट्रोपी के बीच का रिलेशनशिप पता ही है, एक क्या करता है हीट के कंटेंट को बताता है, दूसरा डिसऑर्डर बताता है, ठीक है। और फ्री एनर्जी का काम क्या होता है, जो काम करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट। उसके बाद है तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द टर्म बायो एनर्जेटिक्स, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, अगर पूछेगा 5 नंबर या 10 नंबर में तो इस तरीके से बना के पूछेगा। तो देखो इसमें रिडॉक्स कॉन्सेप्ट, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है, गिव्स फ्री एनर्जी का, जिसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी और है ना। उसके बाद आपका जो आपका एटीपी का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, उसके बाद हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, सेल सिग्नलिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, ये सभी हो गया। उसके बाद कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है बायो एनर्जेटिक्स जो होता है वो ब्रांच होता है किसका, बायोकेमिस्ट्री का, जो कि डील करता है किसका, फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर, ठीक है, और यूटिलाइजेशन मतलब यू, किसका, एनर्जी का, ठीक है, किसमें, लिविंग बीइंग में। कैसे एनर्जी यूटिलाइज होता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, बनता है और ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद कैसे एनर्जी फ्लो होता है, किसमें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया मतलब बायो आ गया, एनर्जेटिक्स आ गया मतलब एनर्जी हो गया। तो बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे एनर्जी फ्लो कर रहा है, यूज हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, और कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। कहता है कि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, नर्व इम्पल्स, इम्पल्स ट्रांसमिशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबके लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, ठीक है। कहता है एटीपी एक्ट एज द यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो एटीपी जो होता है वो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सेल के लिए क्या है, एटीपी इंपॉर्टेंट। अगर एनर्जी नहीं रहेगा आपके बॉडी में तो आपका बॉडी किसी काम का नहीं है, क्या। फिर कहता है कि डेफिनेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक, तो वही हो गया कि बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कैसे एनर्जी बनता है, स्टोरेज कैसे स्टोर होता है, ट्रांसफर कैसे ट्रांसफर होता है, और यूटिलाइज मतलब कैसे यूज होता है, किसका, एनर्जी का, लिविंग सिस्टम में ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन का, जब बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा था तब, ठीक है। कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोएनर्जेटिक्स, एक्सप्लेन एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है सेल में, ये बताता है आपको। दूसरा, हेल्प्स अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को समझने में हेल्प करता है। एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो आपका बायोएनर्जेटिक होता है ग्रोथ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और रिप्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए बायोएनर्जेटिक जरूरी होता है, मतलब एनर्जी जरूरी होता है, क्या। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी में मतलब एनर्जी अवेलेबल टू परफॉर्म यूजफुल वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट। इक्वेशन हो गया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस, ठीक है। अब हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक हो गया और एंडरगोनिक हो गया। एक्सर्गोनिक एक्सोथर्मिक, एंडरगोनिक एंडोथर्मिक, ठीक है। एक हीट को रिलीज करेगा, एक हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और उसके बाद पूछा है क्या पूछे, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एनर्जी, तो वही हो गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये बताता है।
उसके बाद एक्सर्गोनिक है या एंडरगोनिक रिएक्शन है। उसके बाद एटीपी के हाइड्रोलिसिस के बारे में बताता है और मेटाबॉलिक पाथवे जितने भी होते हैं उनको एक्सप्लेन और आपको बताता है, ठीक है। अब पूछा है स्ट्रक्चर एटीपी का, तो एटीपी का स्ट्रक्चर सिंपल, एडेनिन, राइबोज शुगर और फॉस्फोरस, ठीक है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है तो एनर्जी ट्रांसफर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, सेल डिवीजन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, बायोसिंथेसिस और हीट प्रोडक्शन, ठीक है, ये सभी काम है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये समझ में, ये पता है आपको। उसके बाद पूछा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है। हाई एनर्जी का जो कंपाउंड है वो भी आपको पता है कि हाई एनर्जी का क्या हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है। अगर हम हाई एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं लेंगे तो बॉडी हमारा एनर्जी कहाँ से लाएगा, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको पता है कि एक फॉस्फेट बेस पे है और एक आपका थायोस्टर के बेस पे है। थायोस्टर में आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, सेम चीज है, सेल एटीपी, यहाँ पे एटीपी और सीएमपी को क्या किया इसने, उनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और उनके बारे में पूछ लिया, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। उसके बाद फॉर्मेशन मैंने ये बताया था कि हार्मोन से रिसेप्टर, रिसेप्टर से एडिनाइल साइक्लेज, साइक्लेज से एटीपी, एटीपी से सीएमपी, सीएमपी से सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। एटीपी और सीएमपी का डिफरेंस भी बता ही दिया था। उसके बाद रहा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो बायोएनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ किसका, बायो एनर्जी का। उसके बाद द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी, ठीक है। उसके बाद इस एटीपी स्टैंड फॉर, एटीपी कंटेन्स हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप। एटीपी इज कंपोज्ड ऑफ, हाँ गुड। उसके बाद एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज एग्जांपल ऑफ, है ना, एटीपी हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल एक था, प्रोटीन सिंथेसिस का एग्जांपल एक था एटीपी हाइड्रो, है ना। तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस किसका था, एक्सर, हाँ। उसके बाद इन एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन डेल्टा डी, डेल्टा जी इज, एक्सर्गोनिक में डेल्टा जी क्या होता है, हाँ नेगेटिव होगा। एक्सर है तो एक्सर है और एक होता है एक्सर्गोनिक और एक होता है एनर्गोनिक। एक्सर है मतलब रिलीज कर रहा है और रिलीज करेगा तो इसका मतलब, उसके बाद है इन एन एंडरगोनिक रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जी इज पॉजिटिव। द फॉर्मूला ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा डी जी इक्वल टू डेल्टा एच, ये हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है द यूनिट ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री एनर्जी का यूनिट जूल होगा। अगर मान लो यहाँ कैलोरी नहीं है तो कैलोरी की जगह पे क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड, एटीपी। उसके बाद सबसे देखो, सबसे एनर्जी, एटीपी के बाद क्या होगा, उसके बाद 12 का क्रिएटिन फॉस्फेट मेनली फंक्शन एज एनर्जी रिजर्व इन मसल, क्या करता है ये, एनर्जी को रिजर्व करता है किसमें, मसल्स में, ठीक है। क्योंकि हमने जो सीएमपी था वो हार्मोन्स के लिए था ना, बाकी हमने विटामिन और एंजाइम का भी हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो बचा कौन सा, मसल में, तो मसल में एनर्जी का काम करने का किसका काम होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट का, ठीक है। उसके बाद कहता है सीएमपी, सीएमपी कहाँ से फॉर्म होता है, एटीपी से। उसके बाद आपका सीएमपी एक्ट कैसे करता है, सेकेंड मैसेंजर, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एटीपी टू सीएमपी, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेज। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेटेड बाय इज, कौन सा प्रोटीन काइनेज होता है एक्टिवेट, ए। व्हिच हार्मोन एक्ट थ्रू सीएमपी, ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकोजन नहीं, ग्लूकागोन, ठीक है। उसके बाद देखो एस्ट्रोजन, टेस्टिरोल और इंसुलिन, इनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए बचा कौन सा, ग्लूकागोन। फिर है द एसआई यूनिट ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल, ई उसका वोल्ट या मिनी वोल्ट, ठीक है। उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड रिडॉक्स पोटेंशियल, क्या होगा,
डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा, ठीक है। फराडे कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी मेनली फॉर ऑल ऑफ एबव होगा। उसके बाद व्हिच कंपाउंड रैपिडली रीजनरेट एनर्जी इन मसल, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, क्रिएटिन फॉस्फेट होगा। एटीपी हाइड्रोलाइसिस रिलीज अप्रोक्सीमेटली, हाँ। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय, इससे रिप्रेजेंट होता है हमेशा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 25 बायोएनर्जेटिक्स मेनली डील्स विद एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। अगर फ्लो होता तो फ्लो भी जाता, ठीक है। ट्रू फॉल्स की बात करें तो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एंड एंडरगोनिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन है निगेटिव डेल्टा जी, सही बात है। एक्सर्गोनिक है एक्स, तो हाँ। उसके बाद सीएमपी सेकेंड मैसेंजर, एडीपी कंस्टेंट 2 फॉस्फेट ग्रुप 3 फॉस्फेट ग्रुप, क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर्स, हाँ। एटीपी सिंथेसाइज मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है। रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी, सही बात है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस, वो है। प्रोटीन काइनेज ए इज एक्टिवेटेड बाय सीएमपी, सही है। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये तो सही है। एटीपी कंटेन्स हाउ मच फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप। सीएमपी क्या होता है, एटीपी कन्वर्ट करता है किसको, सीएमपी में, ठीक है। कौन से एंजाइम के हेल्प से, रिनाइलेट साइक्लेज। गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाँ। एक्सर्गोनिक रिएक्शन हैव नेगेटिव डेल्टा जी और एंडरगोनिक डेल्टा जी। उसके बाद है आपका क्रिएटिन फॉस्फेट एक्ट एज मसल, ठीक है। मसल की बात आएगी तो क्रिएटिन फॉस्फेट आएगा, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट या मिली वोल्ट। उसके बाद एटीपी हाइड्रोलाइसिस रिलीज अबाउट टू, और कैलोरी में पूछेगा तो 7.3, खत्म। तो ये चैप्टर रिवाइज हो गया, इसको खत्म करो। अब तीसरा चैप्टर हम दूसरे दिन डिस्कस करेंगे।